हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। जैसा कि बच्चों आपको पता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा ख़त्म हो चुका है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक्सरसाइज का सॉल्यूशन लेके मैं आऊँगा। जब तक हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। अभी हम एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 पे हैं। मैंने सॉलिड स्टेट्स नहीं कराए क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। सॉल्यूशंस कंप्लीट हो चुका है हमारा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है। सॉल्यूशंस के मैंने सारे क्वेश्चन अपलोड कर दिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कर दूँगा। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन है कि जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि उस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक बार हमारा टोन सेट हो जाता है, हमें समझ आता है कि ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा आसानी से बिल्ड होती है। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बताऊँगा, केमिकल काइनेटिक्स। बच्चों केमिकल आपको पता है, काइनेटिक्स का बेसिकली मतलब है आप रेट से। आपको क्या मतलब है? रेट से। दैट मीन्स केमिकल काइनेटिक्स वो चैप्टर है जहाँ पे आप ये पढ़ने की कोशिश करोगे कि कोई रिएक्शन कितनी जल्दी होता है, कितनी स्लो होता है, रिएक्शन की स्पीड किस चीज़ पे डिपेंड करती है, क्यों ऐसा होता है कि कोई रिएक्शन जल्दी हो जाता है, कोई रिएक्शन स्लो होता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो हमें पता है बच्चों कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन, तो बच्चों केमिकल रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स बोल लो। सपोज़ करो आपको H2 + O2 है और इससे H2O बना, तो ये चीज़ कैसे होती है बच्चों? ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, फिर नए बॉन्ड बनते हैं। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम होता है। रीऑर्गेनाइजेशन में अपने आप ही बॉन्ड जुड़ना और टूटना इंक्लूड हो गया। तो क्वेश्चन है कि ये जो प्रोसेस है ये स्लो होगा कि फास्ट होगा, ये कैसे पता चलेगा? इसी के लिए हम कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। एक और चीज़, अगर आपको ये सारी चीज़ें भी पता, अगर ये पता है तो बेसिक्स आपको थोड़ा क्लियर है, तो 11th का आपको ये सारी चीज़ें भी पता होगा कि अगर मैं बोलता केमिकल काइनेटिक्स में रिएक्शन फास्ट होता है कि स्लो होता है, बट इन सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्शन हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। तो वो कौन सा फैक्टर है बच्चों जिस पर डिपेंडेंट होता है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है? वो बच्चों किस पर डिपेंड करता है? डेल्टा जी की वैल्यू पे। डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इस रिएक्शन आपका क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब मैं बोलता हूँ फिजिबल है, खुद से हो सकता है। और अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है उस रिएक्शन को करने के लिए। तो कोई भी रिएक्शन जब यहाँ पे पढ़ रहे हो तो वो खुद ही हो रहा है, दैट मीन्स आप इस कैटेगरी की बात करो जहाँ पे रिएक्शन खुद हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो अब हम आते हैं इस चैप्टर में कि कैसे हम डिटरमाइन करते हैं। तो उससे पहले मैं जस्ट आपके लिए लिख देता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस वेयर we read about rate of a reaction and the factors affecting it। इसका क्या मतलब हो बच्चों कि केमिकल काइनेटिक्स वो साइंस का ब्रांच है जहाँ पे आप क्या पढ़ते हो कि कोई रिएक्शन कितना स्लो होता है या कितना फास्ट होता है और वो किस किस फैक्टर पे डिपेंडेंट है। तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को और समझते हैं कि क्या फर्स्ट टॉपिक है और किस तरीके से। बच्चों चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी काफ़ी ईजी है। हाँ, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, अगर आप ढंग से समझ के चलोगे तो बहुत ईजी लगेगा आपको चैप्टर। तो ध्यान से कॉपी पेन निकाल लो और नोट करते रहो। जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा उन सारे क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला है हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना, दैट इज़ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले बच्चों हमें क्या पढ़ना है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, हमें पता है कि रिएक्शन फास्ट हो सकता है, हमें पता है कि रिएक्शन स्लो हो सकता है, लेकिन चाहे रिएक्शन फास्ट हो रहा हो या स्लो हो रहा हो, मान लो कि आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। चाहे रिएक्शन फास्ट हो या स्लो हो, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
फ़िलहाल के लिए कि रिएक्शन फास्ट हो या स्लो हो, आपको तो इतना कंफर्म है ना कि चाहे स्लो हो या फास्ट हो, रिएक्टेंट से अगर प्रोडक्ट बनेगा तो ओवर द टाइम, जैसे मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुआ एट टाइम t इक्वल्स टू कोई t1 हो गया, मान लो कि मतलब किसी टाइम t1 पे आपने रिएक्शन को देखना चालू करा, उस टाइम मान लो कि रिएक्टेंट R1 है एंड प्रोडक्ट P1 है। एक रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, आपको पता ओवर द टाइम क्या होगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, चाहे रिएक्शन स्लो हो या फास्ट हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये पक्का कम होता रहेगा, ये पक्का बढ़ता रहेगा, चाहे वो स्लो रेट से हो रहा है या फास्ट रेट से हो रहा हो। अब अगर टाइम t इक्वल्स टू T2 पे चले गए आप, तो इसका क्या मतलब है बच्चों कि आप R1 से R2 आ गया होगा एंड P1 से P2 आ गया होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल टाइम कितना लगा, अगर उसको डेल्टा t बोल लूँ, वो किसके बराबर होगा बच्चों, T2 माइनस T1। तो मेरा जो चेंज इन रिएक्टेंट कितना होगा बच्चों, वो होगा R2 माइनस R1, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। और चेंज इन प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, P2 माइनस P1। और ऑब्वियसली इसके आगे मैं ये मिडिल ब्रैकेट लगा दूंगा जो किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, कंसंट्रेशन को, क्योंकि आप क्या कम कर रहे हो, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो। R की कंसंट्रेशन कम होगी एंड P की कंसंट्रेशन बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर ऐसा होगा बच्चों तो एक बात बताओ मेरे को, अगर ऐसा होगा तो होगा क्या, अगर आपसे कोई पूछता है कि रेट क्या होता है, तो रेट क्या होता है, चेंज इन समथिंग, चेंज इन समथिंग डिवाइडेड बाय, अगर रेट टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल लो तो चेंज इन टाइम, हाँ या ना, यही होगा चेंज इन समथिंग। यहाँ पे समथिंग क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो ध्यान से सुनना बच्चों, होगा क्या यहाँ पे, हमेशा आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो रेट को, आपको पता है दो तरीके से। बेसिकली आपका यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें निकाली, अब इसको मैं रिलेट करता हूँ, कंसंट्रेशन को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, आपको पता आपके पास क्या है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस या इंक्रीज अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनना बच्चों कि आपको पता है कि आपके पास क्या है, रिएक्टेंट था, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में। तो आपको पता ओवर द टाइम रिएक्टेंट कम होता रहेगा, इसीलिए उसको आपने क्या बोल दिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट। और ओवर द टाइम क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ता रहेगा, तो उसको आपने रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट बोल दिया। तो होता क्या है कि आपको अभी आपने देखा कि डेल्टा टी टाइम के लिए आपका चेंज इन कंसंट्रेशन R है सपोज, एंड चेंज इन प्रोडक्ट P है। तो ऑब्वियस सी बात है R2 माइनस R1 जो मैंने पीछे लिखाया उसमें R2 कम होगा ना, क्योंकि ओवर द टाइम तो रिएक्टेंट कम हो रहा है, तो इसके आगे माइनस आ जाएगा और इसके आगे प्लस आ जाएगा। तो अगर आपसे कोई बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जिस रेट से रिएक्टेंट कम होगा उसी रेट से तो प्रोडक्ट बढ़ेगा, हाँ या ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक्स अमाउंट से रिएक्टेंट कम हो रहा है तो कुछ अलग ही अमाउंट ऑफ वाई बन गया, नहीं, अमाउंट सेम रहेगा। तो दैट मीन्स रेट हमेशा जिस रेट से वो कम होगा उसी रेट से बढ़ेगा। तो इसका मतलब है कि आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, या तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट के बराबर होगा, या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इसको किसके बराबर लिखोगे बच्चों, चेंज इन समथिंग, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो माइनस R, आप डेल्टा लिख लो, चेंज है तो ठीक है, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो रेट ऑफ, ये आपका क्या हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ R, उसको आपने कैसे डिनोट कर दिया, माइनस ऑफ डेल्टा R डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इस पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और समझ आएगा। और सिमिलरली ये किसके बराबर होगा बच्चों, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, हाँ या ना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बराबर, इसको नोट कर लेना बच्चों। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट के बराबर हो गया। तो इसका मतलब सिंपल हो गया कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, इसको आप क्या लिखोगे बच्चों, प्लस में लिखोगे, प्लस डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, हाँ या ना। तो ये आपका हो गया बच्चों कि रेट ऑफ रिएक्शन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट।
क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहा है तो उसका डिसअपियरेंस हो रहा है, और प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो उसका अपीयरेंस हो रहा है। तो वो अगर कम हो रहा है तो फाइनल रिएक्टेंट जो होगा वो कम होगा इनिशियल से, क्योंकि R2 माइनस R1 करोगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो इसलिए इसको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट क्या होता है? चेंज इन समथिंग। हम अभी समथिंग की जगह क्या कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया, तो मेरे को पता चल गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगा, या तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट या तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, और दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। तो दैट मीन्स किसी भी रिएक्शन के लिए उसके रिएक्टेंट्स का जो डिसअपियरेंस का रेट होता है और उसके प्रोडक्ट के अपीयरेंस का रेट होता है वो बराबर होता है। जब मैं इसको न्यूमेरिकल से कराऊंगा तो आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगा, बट फिलहाल के लिए इसको आप नोट कर लो। अच्छा, अगर आपने इस चीज़ को नोट कर लिया बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूँ। अब दो तरीके के रेट आते हैं। अगर आप रेट की बात करते हो तो रेट दो तरीके के होते हैं बच्चों। एक तो एवरेज रेट होता है और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट। जैसे ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर सपोज़ करो कोई गाड़ी चला रहा है ना, तो जो गाड़ी पे स्पीड मीटर होती है उसको आप कभी भी देखोगे तो स्पीड मीटर उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का स्पीड दिखा रहा होता है। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि घर से अभी निकले थे आप, अभी यहाँ तक पहुँचे हो तो अभी तक का एवरेज स्पीड क्या, वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस का बता रहा है। लेकिन अगर आपको एवरेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कवर अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो आपको एवरेज स्पीड निकल जाएगी। तो कई बार आप तेज़ चला रहे होगे, कई बार आप स्लो चला रहे होगे, तो इस तरीके से एवरेज कुछ और आएगा और इंस्टेंट पे जो दिखता है वो अलग चीज़ होती है। तो होगा क्या बच्चों, सपोज़ करो कि मैं ग्राफ बनाता हूँ, इसको समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ पे सपोज़ कर लो मैं क्या कर देता हूँ, कंसंट्रेशन है, ये मेरा कंसंट्रेशन है और ये मेरा बच्चों टाइम है। इस वाले ग्राफ पे, इस वाले एक्सिस पे टाइम से रिप्रेजेंट करो, इस वाले एक्सिस पे मैं किससे रिप्रेजेंट, उसको क्या रिप्रेजेंट करो, कंसंट्रेशन को। तो रिएक्टेंट बच्चों क्या होगा, ओवर द टाइम कम होगा, है ना, और प्रोडक्ट जो होगा वो ओवर द टाइम बढ़ेगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, बाद में जाके ये मैंने बिल्कुल ऐसे फ्लैट क्यों कर दिया, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो दोनों बराबर रेट से चेंज होंगे, तो वो बाद की बात है। फ़िलहाल के लिए मैं इतने पे फोकस करता हूँ। तो अगर मैं ये रिएक्टेंट की बात करता हूँ तो वो कम हो रहा है ओवर द टाइम, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ रहा है रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ओवर द टाइम बढ़ता जाएगा। अब बच्चों अगर आपसे कोई बोलता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, तो बच्चों सपोज़ अगर मैंने एक स्लोप बना दिया इसके ऊपर, स्लोप मतलब एक ऐसा टेंजेंट जो जस्ट इससे टच करके जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे बना दिया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप रेट निकालने की कोशिश करोगे, रेट इंस्टेंटेनियस, तो वो क्या होगा बच्चों, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। दैट मीन्स ये एक छोटा सा पॉइंट है, तो चेंज इन टाइम भी बहुत कम है और चेंज इन कंसंट्रेशन भी बहुत कम है, जिसको मैं डेल्टा पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली प्लस होगा क्योंकि प्रोडक्ट है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस आपने कैलकुलेट कर लिया ना बच्चों एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको आप इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हो। ठीक है, आपने उसको क्या बोला, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो गया, रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो। आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि अगर इंस्टेंटेनियस निकालते हो तो एक इतने कम पॉइंट के लिए निकाल लो, रिएक्शन मतलब बहुत कम टाइम इंटरवल के लिए निकाल लो। तो जब आपका डेल्टा टी ज़ीरो को टेंड करता है तो उस टाइम बहुत, ज़ीरो को टेंड करने का मतलब ये एक तरीके से गलत स्टेटमेंट है कि ज़ीरो को टेंड कर रहा है, आप ये बोलो कि डेल्टा टी इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, तो जब डेल्टा टी बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो एक पर्टिकुलर स्लोप जो आपका कैलकुलेट होगा वही आपका क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन बच्चों अगर आपसे, और सेम चीज़ अगर रिएक्टेंट की बात करोगे तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर स्लोप आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, आर इंस्टेंटेनियस, वो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ऑब्वियसली माइनस साइन के साथ, क्योंकि वो कंसंट्रेशन कम हो रहा है उसका। लेकिन अगर बच्चों आप एवरेज रेट की बात करते हो तो सेम ग्राफ, थोड़ा मैं इसको साफ़ कर देता हूँ फिर से आपको समझ आएगा। अगर आप एवरेज की बात करते हो तो सपोज़ करो फिर दोबारा, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है। अब मैं एक ही बना रहा हूँ प्रोडक्ट के लिए, आपको समझ आ गया, रिएक्टेंट के लिए जस्ट ऐसे हो जाएगा। तो आपने टाइम एक ये ले लिया T1 और एक टाइम आपने ये ले लिया T2। तो अब इसके बीच में एक कंसंट्रेशन पहला ये आया P1
और ये कंसंट्रेशन आया P2। तो अब अगर एवरेज का मतलब क्या होता है, एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए, तो उस केस में बच्चों रेट एवरेज निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। तो इसको कैलकुलेट कर लो, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T तो रहेगा, लेकिन ये एक बड़े टाइम इंटरवल के लिए और ये प्लस में रहेगा, तो इसी को आप एवरेज रेट बोल देते हो। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया है कि एवरेज रेट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, उनका फार्मूला क्या होता है। एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, आपको सब क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से कि कैसे इसको क्वेश्चन में करना है। अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले बच्चों क्या करते हैं, हम ये देख लेते हैं कि हम यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत सिंपल है, आपको पता है कि रेट जो है उसको आप बच्चों क्या लिख रहे हो, चेंज इन कंसंट्रेशन, दैट मीन्स डेल्टा P लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो चेंज इन कंसंट्रेशन तो है, तो वो कंसंट्रेशन ना, चाहे चेंज इन कंसंट्रेशन हो या कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन। अब ये डेल्टा T क्या है, चेंज इन टाइम, तो इसका ऑब्वियसली ये टाइम हो गया। अब अगर इसकी यूनिट निकालने को बोली जाए तो बहुत सिंपल आपके लिए, कंसंट्रेशन क्या हुआ, कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल्स पर लीटर, है ना, और डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट सेकंड हो गई, तो ये क्या हो गया, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये बच्चों यूनिट हो गई आपकी रेट ऑफ रिएक्शन की। आई होप आपको समझ आया होगा, बहुत सिंपल है। अब बच्चों एक आधे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि किस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन इसके कर सकते हो। ठीक है, ऑब्वियसली इस चैप्टर के भी जब एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए सिंपल एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे सपोज़ करो कि आपके पास रिएक्शन दे दिया Hg प्लस Cl2 इक्वल्स टू HgCl2। ठीक है, मैं इसका फेज़ नहीं लिख रहा, जस्ट आपको सपोज़ बोला है कि इसको रिप्रेजेंट करो। तो होगा क्या बच्चों, ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है और ये है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का हमेशा अपीयरेंस होता है और प्रोडक्ट का हमेशा रिएक्टेंट का हमेशा डिसअपीयरेंस होता है और प्रोडक्ट का हमेशा अपीयरेंस होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, रेट, अगर रेट मैं बात करूँ पूरे रिएक्शन की, तो रेट तो सबके लिए बराबर होगा, जिस रेट से ये कम हो रहे होंगे उसी रेट से ये बढ़ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बच्चों, क्योंकि रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ डेल्टा Hg, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइडेड बाई dt, चेंज इन टाइम। वो किसके बराबर, सब आपस में इक्वल होंगे, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई dt इक्वल्स टू प्लस आ जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2, ठीक है, डिवाइडेड बाई dt, ये प्लस में रहेगा। तो क्वेश्चन में बच्चों आपको पता है क्या दे देगा कि मान लो कि टाइम t1 पे Hg का कंसंट्रेशन x था, t2 पे कंसंट्रेशन y था Hg का। ठीक है, तो आप बताओ HgCl2 का रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा। तो सिंपल आपको पता, टाइम आपको दे रखा है, कुछ टाइम दे रखा होगा, 8 सेकंड पे इतना है, 10 सेकंड पे इतना हो गया। तो आपको पता है ना कि रेट अगर कैलकुलेट करना है तो मैंने क्या करना है, Hg या रिएक्टेंट है तो माइनस तो पहले लगा दूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन तो y माइनस एक्स करूँगा और डिवाइडेड बाई 10 माइनस 8 सेकंड जो भी है। ठीक है, तो आपको जिस भी टाइम में निकालने का, अगर सेकंड में निकालना हो सेकंड में निकाल लो, मिनट में निकालना है मिनट में निकाल लो, आवर्स में निकालना है आवर्स में निकाल लो। तो ये आपका कुछ आंसर आ जाएगा। अब जस्ट इसको इक्वेट कर दो इससे, तो वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, तो आपका क्वेश्चन हो गई, तो सब बराबर है। तो ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो कई बार क्या होता है बच्चों, यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगते हैं, और जब स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगता है ना तो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं वैसा भी आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, देन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो मान लो बच्चों, मैं सिंपल एग्जांपल लेता है H2 प्लस O2 H2O। अब इसको बैलेंस करें बच्चों तो 2 हो गया और 2 हो गया। अब क्या होता है ना, देखो आपको पता है कि 2 मोल है, 1 मोल है और 2 मोल है। तो इस केस में रेट ऑफ डिसअपीयरेंस सब सही है कि माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 डिवाइडेड बाई dt हो जाएगा, चेंज इन टाइम, डेल्टा t लिख लो, कैसे भी लिख लो। बट यहाँ पे बच्चों 1/2 से डिवाइड भी हो जाएगा, जो भी नंबर होता है उससे डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड होता है मैं बता देता हूँ। ये किसके बराबर होगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन माइनस के साथ, क्योंकि रिएक्टेंट है। और ये प्रोडक्ट है तो 1/2 तो आएगा क्योंकि 2 आ गए, लेकिन ये अपीयरेंस है तो प्लस में ही रहेगा, H2O अपॉन dt।
अब आपका क्वेश्चन है कि ये डिवाइड क्यों करा, तो देखो बच्चों सिंपल सी चीज़ है, जब आप रेट की बात करते हो ना तो इसके एक यूनिट कम होने पे, आपने 11th में स्टिचोमेट्री पढ़ी है, तो जब इसका एक यूनिट कम होगा तो इसके 2 यूनिट बन रहे हैं ना, तो हर एक यूनिट कम होने पे 2 यूनिट ये बढ़ रहा है। तो अगर आपको सिंपली देखना है कि अगर आपको इक्वेट करनी है ना, तो बेसिकली वो जितने टाइम्स बढ़ रहा है आप उससे डिवाइड कर देते हो, एज सिंपल एज दैट। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो उससे डिवाइड कर देते हो, तब जाके आप इक्वेट करते हो। अब सेम अगेन अगर आपको क्वेश्चन दे दिया कि ऑक्सीजन की बात करिए, आपको बोला कि टाइम T1 T2, इस पे कुछ X कंसनट्रेशन, इस पे कुछ Y कंसनट्रेशन, इसको देख के आप बताओ कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O क्या होगा। तो आप क्या करोगे, जो भी वैल्यू आएगी Y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ऑब्वियसली ये माइनस में आएगा, इक्वल्स टू 1/2 H2O अपॉन dt। ठीक है, तो अगर आपको ये कैलकुलेट करना है तो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका पता चल गया। तो देखो ना, एक के लिए 2 बन रहा था, तो जब रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करोगे तो अल्टीमेटली जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो वापस 2 टाइम्स हो गया ना ये, तो आपका अपने आप ही सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन आपको इंटेक्स में स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगे। जब ये चैप्टर एनसीईआरटी में देखोगे ना, तो पहले एक आधे टॉपिक खत्म होंगे, तो वहीं पे आपको इस तरीके क्वेश्चन मिल जाएगा। तो जो भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसके बेसिस पे ट्राई करो, बहुत सिंपल है। नहीं होता तो मैं बिल्कुल बताऊंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब इसके कराऊंगा तो इसको भी सॉल्व कराऊंगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आई होप बहुत बेसिक टॉपिक है। हमने क्या क्या पढ़ा, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स, क्यों पढ़ते हैं हम केमिकल काइनेटिक्स को, देन रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, आप किस तरीके से अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट एंड डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट के फॉर्म में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन आप यूनिट क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है, एवरेज रेट क्या होती है, और किस तरीके से इक्वेशन को आप इक्वेट कर सकते हो जो भी रेट ऑफ रिएक्शन का। हमेशा याद रखना, अगर स्टिचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद इक्वेट करते हो। इन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखोगे तो जो इंट्रो पार्ट है ना इस चैप्टर का, बड़ी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, इस वीडियो को लाइक शेयर कर दो, ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें है। तो ठीक है, जब वो वीडियो आएगी तब देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय बच्चों।